तो हम लास्ट क्लास में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे। और मैंने बताया था आपको कि आप अगर ऐसे देखें, लंग्स, ब्लड सर्कुलेशन और टिश्यूज में अगर ये पूरा आपको मैंने बताया था, ये मान लो आपका लंग्स का पार्ट है, ये इधर आर्टरी है और ये इधर वेन है। और अगर मान लिया जाए इसमें 100 ml ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इस 100 ml में मैंने कहा था 20 ml ऑक्सीजन होता है। 20 ml इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट होता है। इस 20 का, और आपको पता है कि इस जगह पर जो PO2 का प्रेशर होता है ये 95 mmHg होता है। टिश्यूज में 5 ml ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है, वो पता है। तो यहां पर बचता है 15%, सॉरी 15 ml हो गया ना यहाँ पे 15 ml क्या बचेगा बताओ, ऑक्सीजन। और इसका प्रेशर जो यहाँ पे होता है, देखो PO2 जो यहाँ पे होता है ये होता है 40 mm ऑफ Hg। अगर आप इस 20 ml को 100% सैचुरेशन मानते हैं तो 15 ml 75% सैचुरेशन होता है। 25% यूज होता है आपके टिश्यूज में रेस्टिंग स्टेज में। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये आपका ब्लड सर्कुलेशन है, मान लो है लंग्स से ऑक्सीजन सप्लाई होता है इसमें आपके ब्लड में। तो अगर मान लो ये जो आपका पूरा सर्कुलेशन है, यहाँ पे 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड, उसे तो 5 लीटर ब्लड और बॉडी में होता है, हमने 100 ml मान लिया है। तो इस 100 ml में मैक्सिमम ऑक्सीजन कितना होता है, 20 ml कहते हैं, जिसको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। ये भी बताया था मैंने आपको, 20 ml इज कॉल्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इस 20 ml का अगर इसमें इतना ऑक्सीजन है तो प्रेशर कितना है बताओ, 95 mmHg आर्टेरियल ब्लड में, ये मैंने बताया था आपको। ये ब्लड जब आपके टिश्यूज की तरफ आएगा तो उसका 5 ml ऑक्सीजन आपके टिश्यूज में यूज होता है रेस्टिंग स्टेज में। 100 ml ब्लड का 5 ml रेस्टिंग स्टेज में यूज होता है ऑक्सीजन। 15 ml ब्लड तो ऑक्सीजन तो वापस वेन्स में चला जाएगा। देखो तो इस 15 ml का सैचुरेशन कितना होगा, 75%। अगर ये 100% है तो ये 75% है। और इसका प्रेशर कितना है बताओ, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 40 mmHg। देखिए तो ये प्रेशर कितना है बताओ, 40 mmHg। ठीक है, तो ये आपका एक, अब देखो ये कहा जाता है कि 20 ml का कैसे ये कैलकुलेशन है, देखो यहाँ तो ऐसे याद रखिएगा कि 100 ml ब्लड में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कहते हैं, 100 ml ब्लड में इतना हीमोग्लोबिन होता है, 15 ग्राम, समझ में आ गया। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन combines with 1.34 ml of ऑक्सीजन। तो अगर आप ये 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.34 से तो ये नियरली आपका 20 ml के आसपास आ जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, देखो एक हीमोग्लोबिन में अलग अलग
अलग अलग 4 ऐसे आयरन एटम होते हैं, आयरन 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 और आयरन कहते हैं, फेरस फॉर्म में होता है। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन होते हैं और हर आयरन से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होता है। ये Fe प्लस O2, ये FeO2 बन जाता है प्लस प्लस, और यहाँ भी प्लस प्लस ही रहता है। तो ये एक तरह का अटैचमेंट है, फिजिकल अटैचमेंट है। इसको आप कह सकते हैं ये एक ऑक्सीजनेशन प्रोसेस कहता है। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन एटम होता है फेरस फॉर्म में, और हर फेरस से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीजनेशन प्रोसेस कहते हैं। ये ना कोई ऑक्सीडेशन है ना कोई रिडक्शन है, क्योंकि आयरन का प्लस टू ही रह जाता है। तो ये सिंपली एक ऑक्सीजनेशन प्रोसेस कहते हैं इसको, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो एक हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जुड़ता है, 8 एटम्स और 4 मॉलिक्यूल कहते हैं। 8 atoms and 4 molecules of oxygen। समझ में आ रहा है? तो 1 HP, 1 हीमोग्लोबिन जो होता है, देखो 1 हीमोग्लोबिन ये कंबाइन करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड, और कह सकते हैं हम, और 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो हीमोग्लोबिन के इस पॉकेट में जैसे 4 पॉकेट हैं, 1 2 3 4। अगर एक ऑक्सीजन पहले आएगा तो इसको कहते हैं HbO2। अब देखो दूसरे पॉकेट पे आ गया, तो अब HbO2 प्लस O2 आएगा। देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है इस वाले पर, अब यहाँ से यहाँ आ गया। देखो तो इसे कहते हैं क्या, Hb2O4। दूसरे पॉकेट पे भी ऑक्सीजन आ गया। देखो फिर कहते हैं, देखो Hb2O4 प्लस ऑक्सीजन, इसको Hb3O6 कहते हैं। और फाइनली कहते हैं Hb3O6 प्लस ऑक्सीजन, ये Hb4O8 हो जाता है। Hb4 कहने का मतलब कि हीमोग्लोबिन के 4th पॉकेट में भी ऑक्सीजन अब जा चुका है। इसे कहते हैं फुल्ली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन। देखो ये जो मॉलिक्यूल है, क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं फुल्ली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो Hb4 कहने का मतलब चार्ज हीमोग्लोबिन नहीं है। Hb4 कहने का मतलब हीमोग्लोबिन का 4th पॉकेट है ये, और सबसे तेज अटैचमेंट बाइंडिंग कहते हैं। ये जो Hb4O8 होता है, लास्ट अटैचमेंट सबसे तेज होता है। मैक्सिमम बाइंडिंग एफिनिटी इसी मॉलिक्यूल का होता है। देखो मैक्सिमम बाइंडिंग एफिनिटी कहा जाता है इसको। सबसे तेजी से अगर ऑक्सीजन अटैच होगा तो वो लास्ट पॉकेट में जाता है। तो मैक्सिमम बाइंडिंग एफिनिटी वो लास्ट वाले पॉकेट का ही होता है। सबसे स्लो पहले पॉकेट में होगा, लिस्ट बाइंडिंग एफिनिटी कहते हैं इसको। और मैक्सिमम बाइंडिंग एफिनिटी ये 4th वाले पॉकेट का होता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ज्यादा तेजी से अटैच करने के लिए प्रमोट करता है, उसको एक्टिवेट करता है। सबसे कम यहाँ पे होगा, उससे ज्यादा यहाँ होगा, उससे ज्यादा यहाँ होगा, और सबसे ज्यादा बाइंडिंग एफिनिटी, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाइंडिंग एफिनिटी वो किस पॉकेट का होगा बताओ, वो 4th पॉकेट का होता है। तो लास्ट आयरन एटम जो होता है हीमोग्लोबिन का, उसमें सबसे तेजी से ऑक्सीजन का अटैचमेंट होता है। समझ में आ रहा है सबको?
मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ट्रांसपोर्ट अलग होता है, कैरिंग कैपेसिटी अलग होता है। कैरिंग कैपेसिटी फिक्स है 20 ml, ट्रांसपोर्ट 5 ml का हो रहा है। देखो 5 ml अगर यहाँ खाली होगा तो 5 ml यहाँ वापस मिलेगा, देखो ऑक्सीजन, तो वापस ही 20 हो जाएगा। यहां से कितना ऑक्सीजन मिलेगा बताओ? 5 ही ml ना, जितना खाली करेंगे उतना ही आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो रेस्टिंग स्टेज में 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन? जल्दी बताओ। इन द रेस्टिंग स्टेज 100 ml of blood transport how much amount of blood? Answer is 5 ml. Yes. ठीक है, समझ में आ गया ये? अब देखिए, तो अब मैं इधर वाले पार्ट को मिटा रहा हूं। सबने लिख लिया इसको? इधर लिख लिया सबने इसको? अब देखो, अब मैं प्रेशर को कंपेयर कर रहा है। देखिए मैं लिख रहा हूं, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहां लिख रहा हूं, देखो परसेंटेज सैचुरेशन। ब्लड में कितना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और उस समय सैचुरेशन कितना होता है। जैसे अगर मान लो पार्शियल प्रेशर है 10 mmHg, तो इसमें सैचुरेशन भी ऑलमोस्ट 10% ही होगा। ठीक है, फिर अगर आप इसको 15 mm कर दें तो ये लगभग ये भी 15% हो जाता है। बहुत स्लो इंक्रीज है। देखो अब अगर मैं इसको 20 mmHg कर दूं तो देखो ये लगभग अब 25% तक सैचुरेट हो जाता है। 30 mmHg की कर देंगे अगर इसको, देखिए हम यहाँ तो ये अब एब्रप्टली बढ़ेगा, 50% जाएगा। 40 mm कर देंगे अगर प्रेशर ऑक्सीजन का तो ये 75% हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पर 60 mmHg कर दूं तो 60 पे अब ये उतना फास्ट रैपिडली नहीं बढ़ेगा। ये अब हो गया देखो 80% के आसपास। 70 mmHg करते हैं इसको, ये हो गया 85% के आसपास। 80 mmHg कर दो तो ये हो गया लगभग 90% के आसपास। और फिर अगर मैं इसको सीधा अब अगर मैं 95 लिख दूं तो ये मैक्सिमम जो सैचुरेशन यहाँ पे आता है वो 97% का आता है। देखिए तो देखो आप क्या हो रहा है कि स्टार्ट में ये स्लो हो रहा है, फिर बीच में तेज होता है और फिर से स्लो होना स्टार्ट हो गया। देखो सैचुरेशन के हिसाब से अब देखिए ना, यहाँ पे 40 mm सैचुरेशन है, 40 mm प्रेशर है ऑक्सीजन का, तो सैचुरेशन कितना है? 75%। 100% लिखा जाता है बट एक्चुअली ये सैचुरेशन कंप्लीट नहीं होता, कुछ संट वैल्यू होता है उसका, उसके हिसाब से ये 97% तक ही आता है, बट थ्योरेटिकली उसको 100% मान लेते हैं। तो ये जो आप एक रिलेशन देख रहे हो, देखिए, और इसी को देखो 30 mm पे ये जो 50% हो जाता है, देखो इसी को कहते हैं P50 वैल्यू, इसे P50 वैल्यू कहा जाता है। ऑक्सीजन का वो प्रेशर जहां पे सैचुरेशन 75% हो, सॉरी 50% हो जाए। वैसे देखिए नॉर्मल केस में देखो आप, तो आपके 95 आरपी पे 95 है
और वेन्स में कितना बताओ 40 है। ऑक्सीजन जैसे जैसे इसमें आ रहा है वैसे वैसे सैचुरेशन बढ़ेगा उसका। देखो अब ये 40 से पहुंच गया 95 पे, सैचुरेशन पहुंच गया 75 से देखो 100 तक। तो डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है ना। प्रेशर चेंज कितना हुआ 40 से 95 और सैचुरेशन का चेंज 75 से 97 हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हो सकता है मिस्टेक हो। अब देखो तो अगर आप एक ग्राफ मैं बनाऊं, देखो ऐसा देखिए, आप एक ग्राफ प्लॉट कर लो ऐसा। देखो यहां लिखा हमने परसेंटेज सैचुरेशन और यहां लिखा हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो ग्राफ जो बनता है, देखो पहले स्लोली चल रहा है, फिर ये यूं आएगा, देखो फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप ऐसे देख रहे हैं, ये 97% लिखा हुआ है और ये प्रेशर यहाँ पर 95 mmHg पे आ रहा है। और अगर मैं कहूँ यहाँ देखो ऐसे, ये मान लो ये 30 mmHg है, तो ये आपका जो प्रेशर देखो यहाँ पर, ये 7 कितना होगा, ये 50% है। और यहाँ देखो अगर मैं ये बताऊं ऐसे, ये सपोज करो ये 75% सैचुरेशन है यहाँ, तो ये कहाँ पे आ रहा है 40 mm पे आ रहा है। सिग्मोइड ग्राफ बनता है, देखो सिग्मोइड सेट ग्राफ बनता है ये। तो देखो कहते हैं जब, अब अगर आप इसको ऐसे देखो, मान लो जैसे अगर मैं कहूँ ये सपोज कीजिए ये आपका, ये आपके लंग्स की बात करेगा यहाँ, और ये सपोज करो हमारा ये पल्मोनरी आर्टरी मान लो, और ये हमारा पल्मोनरी वेन है। तो जब आर्टरी से ब्लड आपके लंग्स की तरफ आएगा, देखिए तो देखो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो नीचे की तरफ, देखिए यहां से यहाँ पे रैपिड सैचुरेशन है, देखो ये नीचे का ग्राफ। इस ग्राफ में क्या इंडिकेट हो रहा है बताओ, कि जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जा रहा है। ये है ब्लड मूविंग टुवर्ड्स लंग्स। जो ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है उसमें देखो रैपिड सैचुरेशन हो रहा है। और ये जो ग्राफ देखते हैं, ये ऊपर वाला जो ग्राफ देख रहे हो आप, ये वो ब्लड है जो आपके वेन से बाहर आ रहा है, सैचुरेशन पूरा होते वक्त। तो ये जो ग्राफ आप देखते हो ये क्या होता है, ये कहते हैं ये ब्लड है लिविंग फ्रॉम लंग्स। मतलब ये ब्लड जो है ये वेन्स वाला देखो, पल्मोनरी वेन वाला जो लंग से बाहर निकल रहा है। आर्टरी वाला ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें जल्दी जल्दी ऑक्सीजन उसमें आएगा, देखो ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। और आप जानते हैं कि जो ब्लड अब यहां पे पहुंचा है,
अगर देखा जाए तो यहाँ का जो PO2 होता है ये भी 40 mmHg के आसपास होता है। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो ये तो एक रिजर्व पार्ट है। आप देखिए यहाँ पर मेन जो एक्सचेंज का पार्ट है वो तो यही हो रहा है ना। इस पॉइंट पे कितना है प्रेशर 40 और इस पॉइंट पे कितना है 97%। तो एक्सचेंज एरिया देखो यही होता है। आप इसके बीच में यहां से यहां से यहां जा रहे हो, रेस्टिंग स्टेट नहीं हो रहा ना। जब ऑक्सीजन यूज कर रहे हो आप तो 97 से 75 आ रहा है और लंग्स ने वापस ऑक्सीजन दिया, वो 75 से कहां पहुंच गया 97 पे। तो जो आपका गैस एक्सचेंज वाला जो एरिया होता है वो तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप यही तो है 97 से 75 और 75 से 97। लेकिन जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो देखिए जब ये ग्राफ नीचे की तरफ मूव करेगा, देखिए ऐसे ये तब होता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत है, तो कम प्रेशर के डिफरेंस पे भी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है आपके टिश्यूज में। देखो जैसे अगर आप कंपेयर करें अभी से, तो अगर आप 95 से आ रहे हो 40 पे, तो सैचुरेशन कितना चेंज होगा बताओ। सैचुरेशन चेंज है कितना 97 से 75 तक, दैट इज नियरली 22%, है ना। अब देखो अब 75 से आप देखो, अगर मैं कहूं कि आप चेंज करो कहां से कहां बताओ 40 से 30 के बीच में, देखो यहां से देखो जब आप 40 से 30 के बीच में जा रहे हैं प्रेशर चेंज देखो 10 का ही है। प्रेशर चेंज 10 का है पर सैचुरेशन चेंज देखिए ये कहां से कहां गया 75 से 25% तक, सॉरी 75 से 50% तक। तो ये चेंज कितना है बताओ 25%। और अगर आप अब 50% से अगर आप अब मूव करते जा रहे हो 30 से मान लो 20 पे आ रहे, तो देखो ये 50 से अब पहुंच जाएगा कहां बताओ 50% से कहां हो जाएगा 20 पे कितना है प्रेशर 25% आता है प्रेशर। तो 50 से ये पहुंच गया कहां बताओ 25 पे। तो देखो ऑलमोस्ट ये 25 के नहीं होता 20 पे, आप इसको 20 ही रख लीजिए, बहुत स्लो होता है। तो 50 पे ये 20% आ गया है, तो ये आपका चेंज कितना हो गया 30% टेम्परेचर चेंज है ये। तो कहने का मतलब देखो क्या है कि जैसे जैसे आप जब आपके बॉडी को ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, रिलीज करने वाली बात है, ये ग्राफ ऊपर जाने का मतलब आपका सैचुरेशन चल रहा है, ऑक्सीजन अटैच हो रहा है हीमोग्लोबिन से। नीचे आने का मतलब वो डिटैच कर रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है हीमोग्लोबिन से। तो लोअर प्रेशर पे देखो जब आप ऑक्सीजन रिलीज करने की बात करते हैं, देखो मैं क्या अभी ये एक पॉइंट समझाऊंगा। देखो फिर से देखो ग्राफ देखो मैं क्या समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये लंग्स, ये आपका ब्लड सर्कुलेशन और ये हमारा टिश्यू से मान लो। तो यहां जब Hb को ऑक्सीजन मिलता है तो ये HbO2 बनता है, ठीक
ठीक है। अब यहां पर जो HbO2 होता है ये टूटता है Hb में और ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन कहां पहुंचता है आपके टिश्यूज में। तो देखो ये तो डिसोसिएशन है, ये देखो यहां पे क्या बताओ, ये फॉर्मेशन ऑफ HbO2 कहते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ HbO2 कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और यहां क्या होता है बताओ, ये डिसोसिएशन होता है। तो लंग्स के पास देखिए, लंग्स ने जब ऑक्सीजन सप्लाई किया, अब देखो ये तो वापस ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जो खाली हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन आएगा तो HbO2 बनेगा, और HbO2 से वापस ऑक्सीजन निकलता है, उसे डिसोसिएशन कहते हैं। तो एरो अगर ऊपर की तरफ दिखा रहे हो आप तो ये एसोसिएशन है, और जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको डिसोसिएशन कहते हैं। ये डिसोसिएशन है और ये एसोसिएशन की बात करते हैं। यहां पे Hb प्लस O2 HbO2 बनता है, और यहां क्या हो रहा है, HbO2 से अलग हो रहा है Hb और O2 फॉर्म कर रहा है। और याद रखिएगा, ड्यूरिंग डिसोसिएशन slight change of partial pressure results in more dissociation of hemoglobin of HbO2. During dissociation, slight change of partial pressure results in more dissociation of hemoglobin HbO2, more dissociation of oxyhemoglobin। और ये मैंने बताया आपको, देखो ग्राफ में समझ में आ गया आपको कि 97 से 75 ये चेंज यहां से यहां तक करेगा 22% के आसपास, लेकिन जब आप 75 से कहां पहुंच गए देखो 40 तक, देखिए सॉरी मतलब 40 से 30 तक, तो ये 75 से कहां पहुंच गया देखो 50 तक। मतलब डिफरेंस कितना है, केवल 10 mmHg का। 10 mmHg पे इतना ज्यादा डिसोसिएशन हो जाता है। तो जैसे जैसे ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है उसका मतलब यही है, एरो नीचे की तरफ दिखा, इसका मतलब क्या है कि अब आपकी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत है, तो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस अगर कम भी होगा तो ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज होगा। डिफरेंस कहने का मतलब क्या है ये भी समझिए आप। ये देखो, जैसे मान लो यहां देखिए, अगर मान लो यहां पे अब 95 है और अभी टिश्यू में मान लो 40 mmHg का डिफरेंस है, ठीक है। फिर देखिए, अगर ये 30 mmHg हो जाए और ये मान लो यहाँ पे 20 mmHg हो, मान लो अलग अलग मैं प्रेशर बता रहा हूँ, 3 अलग अलग प्रेशर है, मान लो यहाँ पे 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, और यहाँ पर तो आप जानते हैं 95 लिखा है।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कितने कितने रफ्तार से, कितने रेट से ऑक्सीजन आपके टिश्यूज को मिलेगा, ये डिपेंड किस पे करता है बताओ? किस स्पीड से या किस मतलब इंटेंसिटी के साथ ऑक्सीजन आपके टिश्यूज को मिलेगा, ये डिपेंड करता है किस पे बताओ? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के डिफरेंस पे। जैसे मान लो यहाँ 95 है, यहाँ 40 है, तो डिफरेंस तो ज्यादा नहीं है। अगर जैसे कंपेयर करेंगे इसे तो देखो, अब ये 95 है, 30 है, तो ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। 95 है, 20 है, और ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। मतलब सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की जितनी कमी होगी, उतना ज्यादा उसको फास्ट क्या मिलेगा बताओ? ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। तो हर सेल्स का ऑक्सीजन डिमांड एक जैसा नहीं होता। जिसमें जितना ज्यादा ऑक्सीजन की कमी है, उतना ज्यादा रैपिडली उसे ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो अब क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो यहां पर एक चीज देखो, ऑक्सीजन डिलीवरी टू द cells depends upon देखिए, अरे डिसोसिएशन पॉइंट तो देखो, डिसोसिएशन पॉइंट क्या होता है? कहीं भी ये सब ग्राफ जो नीचे वाला आ रहा है, ये सारा डिसोसिएशन ही तो है। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखो ये एसोसिएशन है और ये डिसोसिएशन है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अगर जुड़ा है तो हटेगा भी ना सेल्स को, तभी तो मिलेगा ऑक्सीजन। जब Hb से O2 का हटना स्टार्ट हो गया, वही तो डिसोसिएशन कहते हैं इसको। एक्चुअली इसमें मेनली डिसोसिएशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहा जाता है। ऑब्वियसली बात है कि जिस जिस पार्शियल प्रेशर से, लेकिन मेन हमारा चेंज तो यहीं पे आ रहा है ना, इसको डिसोसिएशन कर्व कहा जाता है। देखो, और मैं क्या बोल रहा हूं कि किस सेल्स को कितना ऑक्सीजन मिलेगा, ये डिपेंड किस पे करता है बताओ? ये सबसे पहले डिपेंड करेगा ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे। इस सेल्स में कितना ज्यादा या कितना कम पार्शियल प्रेशर है। ये देखो, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बताओ यहां पर? डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे 95 है, यहाँ पे 20 है, तो इस सेल्स को सबसे ज्यादा फास्ट ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा। डिफरेंस ज्यादा है ना, देखो सबसे कम इसे मिलेगा, देखो 40 वाले को, और सबसे ज्यादा इसको मिलेगा, इस 20 वाले को, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है आपसे कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए? ये होता है डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये एनसीईआरटी में लिखा भी गया है, याद रखिएगा। यस, द प्रेशर डिफरेंस। सेकंड देखो, तो पहला पॉइंट ये हो गया। देखो कि दूसरा पॉइंट होता है, वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल ऑफ CO2 इन ब्लड। देखिए
थर्ड कहते हैं देखो, अब ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज्यादा PCO2 होगा उतना ज्यादा आज डिलीवरी भी होता है। तो थर्ड कहते हैं पीएच, और फोर्थ कहते हैं, अब वही है रिलेटेड चीज होता है, आइडियल आयन कंसंट्रेशन कहते हैं, और फिफ्थ कहते हैं टेम्परेचर। देखो CO2 का पार्शियल प्रेशर, पीएच, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। याद रखिएगा कि ग्राफ कभी आपने देखा होगा, ऐसा ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ ऐसे ही बनता है, थोड़ा ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, राइट शिफ्ट कहते हैं, सॉरी राइट शिफ्ट कहते हैं इसको। और ग्राफ कई बार ऐसा भी होता है, इसको लेफ्ट शिफ्ट कहा जाता है। तो ये जो राइट शिफ्ट हुआ देखो ग्राफ का, राइट शिफ्ट, इसका मतलब होता है फास्ट डिसोसिएशन कहते हैं इसको। हाँ भाई एक ही बात है, पीएच अगर कम होगा, H प्लस ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ये सब ग्राफ को शिफ्ट करता है राइट की तरफ। जितना फास्ट आपका डिसोसिएशन होता है ना, उतना ज्यादा जो ग्राफ का शिफ्टिंग है, बोहर्स कर्व भी कहते हैं इसको, वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है। फास्ट डिसोसिएशन मीन्स राइट शिफ्टिंग कहा जाता है इसको। और ये कब होता है बताओ? जब CO2 का प्रेशर ज्यादा हो, पीएच कम हो, H प्लस ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, ये सभी आपके इस ग्राफ को मूव कराता है किधर बताओ? राइट साइड की तरफ। पहले ग्राफ देखो, नॉर्मल ग्राफ ये है, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं आप, ग्राफ की टेंडेंसी क्या है? राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है। मतलब आपके टिश्यूज को, आपके सेल्स को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ग्राफ का अगर राइट शिफ्ट दिखा रहे हैं आप, मतलब आपके सेल्स को अब ज्यादा जल्दी से ऑक्सीजन का सप्लाई मिल रहा है। और ये कब होता है बताओ? जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन ज्यादा यूज होगा, तो CO2 ज्यादा बनेगा, CO2 ज्यादा बनेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, H प्लस बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, और वर्कआउट करते हैं तो बॉडी में हीट भी जनरेट होता है। देखो सब कुछ लिंक कर दो ना ये। जब 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 आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके सेल्स में ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तो CO2 ज्यादा बनता है। CO2 ज्यादा बनेगा मतलब ब्लड ज्यादा एसिडिक होगा, ब्लड एसिडिक हुआ मतलब उसका पीएच कम हो रहा है, H प्लस ज्यादा हो रहा है। और जब जब एक्सरसाइज करते हैं आप तो बॉडी का हीट भी जनरेट होता है, तो टेम्परेचर भी बढ़ता है आपका। तो टेम्परेचर बढ़ने से, पीएच घटने से, H प्लस बढ़ने से, ये जो ग्राफ का मूवमेंट है ये सब राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। समझ में आ गया? तो जैसे जैसे आपके ब्लड का एसिडिक नेचर बढ़ता है, जैसे जैसे आपके ब्लड का एसिडिक नेचर बढ़ता है, ग्राफ का शिफ्टिंग होता है राइट साइड की तरफ। और राइट शिफ्ट का मतलब होता है फास्ट डिसोसिएशन। समझ में आ गया? और एक फैक्टर और भी होता है देखो, माउंटेन वगैरह पे, पहाड़ों पे जब हम जाते हैं तो आरबीसी में एक कंपाउंड होता है 2,3 बीपीजी कहते हैं, बीपीजी बाई फॉस्फोग्लिसरेट, बीपीजी भी लिखा जाता है। देखिए खासकर जब आप
माउंटेन वगैरह पे जाते हैं ना, ऊंचाई पे जब जाते हैं तो आपके आरबीसी में एक कंपाउंड बनता है 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, 2,3-बीपीजी, बीपीजी, डाइफॉस्फो भी कहते हैं इसको। इसका अमाउंट भी बढ़ता है और इसके अमाउंट के बढ़ने की वजह से भी ग्राफ शिफ्ट होता है राइट की तरफ। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि माउंटेन्स पे वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ऊपर ऑक्सीजन कम भी होता है तो फिर भी आपके सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई मिलता रहता है। उसका कारण है कि हायर ऑल्टीट्यूड पे आरबीसी के अंदर 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है और वो बढ़ेगा तो ग्राफ शिफ्ट होता है किधर बताओ, राइट साइड की तरफ। तो at higher altitude, at mountains, rapid dissociation is mainly because of increase in the level of 2,3-biphosphoglyscerate. समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? Yes, at higher altitude, at mountains, rapid dissociation of oxygen is due to increase in the amount of 2,3-biphosphoglycerate in RBC. हाँ जी, 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट का एक्चुअली क्या है देखो यहाँ पर, जैसे मान लो ये ब्लड है और ये मान लो आरबीसी है और यहाँ पे प्लाज्मा है और ये मान लो ये हमारे सेल्स हैं। मान लो यहाँ पर सेल का PO2 का जो पार्ट है ये 40 mmHg है। आप जानते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन से जुड़ता है और ये HbO2 बनता है। कुछ ऑक्सीजन प्लाज्मा में भी होता है, डिसॉल्व फॉर्म में भी होता है। मोस्टली तो यही होता है, कहते हैं 97% के आसपास तो ये रहता है सैचुरेशन में, ऑक्सीजन का सैचुरेशन, और 3% यहां से आता है ना। अब आप और जानते हो ये प्रेशर यहाँ पे कितना होता है, 95 mmHg कहते हैं, ओवरऑल कहते हैं। देखो ब्लड का पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है ये 95 mmHg होता है। तो पता है कि अब यहां से अब देखो क्या होता है, ये जो HbO2 है अब यहां से ये टूटता है। देखो जब ये कहां पे आएगा बताओ, टिश्यूज के पास, एट टिश्यूज कहते हैं। ये तो लंग्स पे बना, अब यहां पर ये वापस टूट गया Hb में प्लस ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन अब पहले प्लाज्मा में आएगा और ये फिर कहां पहुंचेगा, देखो ये पहले आएगा ECF में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और फिर पहुंचेगा सेल्स के अंदर। तो टिश्यूज पे HbO2 टूट गया ना, 95 है 40 है, देखो डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर है। और मैंने कहा था कि अब आपके सेल्स में तो ये प्रेशर का डिफरेंस होता है और ऐसा लिखा जाता है कि अगर अब आपके ब्लड में PCO2 का लेवल ज्यादा हो, pH कम हो, H+ ज्यादा हो और टेम्परेचर भी
ज्यादा हो, और मैंने कहा आपके आरबीसी में अगर 2,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट का अमाउंट ज्यादा हो, तो ये जो सब कंडीशंस होते हैं, देखो ये सब क्या करेगा, बहुत फास्ट ऑक्सीजन सप्लाई करता है। देखो यहाँ पर आपके पार्ट्स में, और ये ग्राफ जो पहले आप देख रहे थे, ग्राफ पहले मान लो ऐसे था, तो ग्राफ अब यूं चलेगा, ये राइट शिफ्ट कहा जाता है। तो मेन तो देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही होता है, डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। बाकी तो हेल्पिंग फैक्टर होते हैं कि PCO2 ज्यादा हो, पीएच कम हो, H प्लस ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, और आरबीसी में 2,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट का अमाउंट भी ज्यादा हो। तो ये सब ग्राफ को ले जाएगा राइट की तरफ। समझ में आ गया? और इसी का उल्टा कर दो, लेफ्ट कब होगा बताओ? स्लो कहते हैं, स्लो डिसोसिएशन कहा जाता है, लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्लो डिसोसिएशन। स्लो डिसोसिएशन कहते हैं, और वी कैन से मोर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा अच्छे से चिपका रहता है, स्लो डिसोसिएशन कहा जाता है। हाँ, इसका इन्वर्स कर देना पड़ेगा, इसका इन्वर्स कर दीजिए ना। और इन्वर्स करने का मतलब क्या है? तो अगर आपके ब्लड में तो क्या क्या होगा बताओ? PCO2 का लेवल कम होगा, पीएच ज्यादा होगा, H प्लस कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, और आपके आरबीसी में 2,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट का अमाउंट भी कम होगा। तो ये सब ग्राफ को ले जाएगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारा पॉइंट है, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, वो भी देखिएगा, और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो ये था पूरी कहानी अबाउट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब मैं बता रहा हूँ CO2 के बारे में। अब सब मिटाऊं, मैं साफ करूं इसको? एक चीज और देख लो, ये हमारे सेल्स हैं, ये हमारा ACF है। अगर देखिए, इधर आर्टरी, इधर वेन, और ये सपोज करो आपके लंग्स के कैपिलरी हैं। अब पूछा जाता है कि जितना ज्यादा ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी होगी आपके लंग्स के पास, मतलब लंग्स की कैपिलरी में ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो जो ग्राफ होता है आपका, वो ग्राफ ये टेंड करता है लेफ्ट की तरफ, बाइंडिंग होगा यहाँ पर।
और अगर आपकी ईसीएफ में ऑक्सीजन की कमी होगी तो इस पॉइंट पे देखेंगे जो ग्राफ आपका होगा वो अब जाएगा टुवर्ड्स राइट की तरफ। ये भी याद रखिएगा। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे अगर ऑक्सीजन की कमी है तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन अटैच होगा ना हीमोग्लोबिन से, तो ग्राफ का मूवमेंट किधर है बताओ, लेफ्ट की तरफ। और इस पॉइंट पे देखो टिश्यूज के पास, सेल्स के पास जितना ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी उतना ज्यादा ग्राफ किधर जाएगा बताओ, राइट साइड की तरफ। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि मेन फैक्टर ऑक्सीजन ही होता है, मेन फैक्टर ऑक्सीजन ही होता है लंग्स के पास। लंग्स के ब्लड में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ग्राफ का जो टेंडिंग होता है, टेंडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट कहते हैं। और टिश्यूज के पास, सेल्स के पास टेंडेंसी किधर है बताओ, जितनी ऑक्सीजन की कमी होगी उतना ग्राफ शिफ्ट किधर होगा, टुवर्ड्स राइट साइड। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि लंग्स के पास जितना ज्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी ग्राफ शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ, मोर अटैचमेंट होगा। देखो यहाँ पर, यहाँ वैसे भी लंग्स के पास ऑक्सीजन जुड़ता है ना, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्टिंग की बात करेंगे यहाँ। लेकिन अगर आपके सेल्स में, अगर आपके ईसीएफ में ऑक्सीजन की कमी है तो ग्राफ का शिफ्टिंग किधर होगा, टुवर्ड्स राइट साइड। देखो तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ब्लड लंग्स के कैपिलरी में ऑक्सीजन की कमी है तो जो डिसोसिएशन कर्व होता है वो शिफ्ट किधर करेगा बताओ, जितनी कमी होगी उतना लेफ्ट की तरफ जाएगा जुड़ने के लिए, अटैचमेंट के लिए। और सेल्स के पास ऑक्सीजन की कमी होगी अगर, तो ग्राफ का मूवमेंट किधर होगा बताओ, टुवर्ड्स राइट साइड। समझ में आ गया? हाँ भाई जुबीन साहब, समझ में आ गया? चलिए अब देखो यहां पर CO2 ट्रांसपोर्ट। देखो CO2 ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। देखिए ये देखो फिर से मैं बना रहा हूं, देखो ECF, इधर आपका आर्टरी और इधर आपका वेन, और ये आपका लंग। अच्छा मुझे बताओ, अगर इसमें 100 ml ब्लड है तो इसमें अमाउंट ऑफ CO2 कितना होगा, 20 से ज्यादा, 20 से कम या 20 के बराबर? मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपके आर्टरी में 100 ml ब्लड है तो उसमें जो CO2 का अमाउंट होता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, ऑक्सीजन से कम होता है, या ऑक्सीजन के बराबर होता है? तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि किसी भी कंडीशन में CO2 का अमाउंट हमेशा, हाँ जी, तो ये याद रखिएगा यहां पर ये अमाउंट 49 ml के आसपास होता है, डबल से भी ज्यादा। 20 ml ऑक्सीजन होता है और देखो 49 ml CO2 होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये जो आपका टिश्यू है, आपके जो सेल्स होते हैं, ये 4 ml ऑक्सीजन, सॉरी CO2 ऐड करता है। देखो तो इस जगह पर ये CO2 का अमाउंट जो होता है एनएस ब्लड में कितना हो गया, 53 ml हो गया। देखो 49 पहले से था
49 पहले से था, 4 ml और ऐड हो गया CO2 आपके सेल से आपके ब्लड में। तो ये कहां पहुंच गया बताओ? ये पहुंच गया 53 ml पे। और फिर क्या होगा देखो, फिर से ये जो 4 ml CO2 होता है ये कहां चला गया? आपके लंग्स पे। तो वापस ये कहां पहुंच गया? 49 ml पे। तो कहने का मतलब ये है कि 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स? कितना हो गया बताओ? केवल 4 ml। यही हुआ ना? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यहां देखिए, इन नॉर्मल resting stage, in the normal resting stage 100 ml of blood transport 4 ml of CO2 from tissues to lungs। ये याद रखिएगा। अच्छा बताइए 49 ml क्यों होता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपसे कि क्यों आपके आर्टरी में भी, आर्टेरियल ब्लड में भी अमाउंट ऑफ CO2 ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, क्यों बताओ? ज्यादा क्यों होता है बताओ? कई लोगों को लगता है कि आर्टरी है तो ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए। यस, CO2 का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 की वजह से होता है। आपने शायद हेनरी लॉ पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हेनरी लॉ पढ़ा आपने? हेनरी लॉ, हेनरी लॉ पढ़ा है केमिस्ट्री में? तो वो इसी को एक्सप्लेन करता है कि पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस तो चलो एक एक उसका फैक्टर होता ही है, बट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सैचुरेशन में। ठीक है ना? ये पॉइंट याद रखिएगा, समझ में आ गया? और देखो अब ये बताओ कि जो CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट, इसके 3 अलग अलग मोड होते हैं। देखो, एज बाइकार्बोनेट कहते हैं, एज बाइकार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी होता है। ज्यादा अमाउंट में सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। फिर HbCO2 के फॉर्म में भी होता है कुछ अमाउंट में, इसको कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन कहता है, HbCO2 को। और कुछ डिसॉल्व फॉर्म में भी होता है, डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में नियरली 70% रहता है, HbCO2 के फॉर्म में 23% के आसपास होता है, और इसमें लगभग 7% के फॉर्म में होता है। ये भी याद रखिएगा। क्या अपोजिट है? अरे आर्टरी में ब्लड ऐसे आ रहा है, वेन्स ये है, इसमें क्या अपोजिट है? ये इधर आर्टरी इधर वेन्स है, तो क्या प्रॉब्लम है? अरे वेन में CO2 ज्यादा होगा ना, यहाँ 49 है तो 4 अगर ऐड हुआ तो 53 हो जाएगा ना यहाँ पर। कहाँ अपोजिट में लग रहा है?
हाँ जी, वंदना जी बताइए, वो कहाँ अपोजिट लग रहा है? आर्टरी में 49 ml CO2 है, तो वेन्स में ज्यादा ही होगा ना। वेन ही तो कैरी करेगा CO2 को, तो वेन्स में CO2 गया 4 ml देखो, और ये 4 ml यहाँ खाली हो गया लंग्स में, एक्सपायरेशन में बाहर निकाल दिया आपने इसको, और फिर से 49 आ जाएगा देखो ये। तो एक्चुअल ट्रांसपोर्ट जो 4 ml का ही हो रहा है ना टिश्यू से आपके लंग्स तक। अरे बाप रे बाप, अरे मैं ये आर्टरी, वो वाली आर्टरी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल वेन्स की बात कर रहा हूं, वेनस ब्लड होता है, वेनस ब्लड की बात मैं कर रहा हूं। ये जो ब्लड है इसमें कहते हैं, ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं इसको। क्या तुम लोग यार कहाँ कहाँ फंसे रहते थे लोग, और इधर इधर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये वेनस ब्लड है, वेनस ब्लड, ठीक है। समझ में आ गया ना, तो वो उसमें आप मत घुस जाओ कि ये इसमें आर्टरी इधर वेन्स क्या कैरी होता है। सिंपली मैं कह रहा हूं कि वेनस ब्लड में 4 ml ऐड होता है, और वो फिर खाली होता है जाके लंग्स में आके, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा देखो कि कौन सा पार्ट कितना कैरी करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट 70% के आसपास, कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन 23% के आसपास, और डिजॉल्व फॉर्म में 7% होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि इसमें कितना ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये वैल्यू भी याद रखिएगा, ठीक है। अब चलो CO2 ट्रांसपोर्ट में बताऊंगा आपको, अब नेक्स्ट क्लास में जाना इसके बारे में और कुछ। ये यहां तक समझ में आ गया सबको ना? चलिए।